नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दमदार। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। लोक भवन में अहम बैठक शुरू हो गई है। 100 दिनों की विकास योजना पर मंथन किया जा रहा है। सीएम योगी इस अहम बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में सभी मंत्री भी मौजूद हैं। सभी विभागों का प्रेजेंटेशन देखेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम की तरफ से सत्ता संभालते ये निर्देश दे दिए गए थे मंत्रियों को कि अगले 100 दिन का रोड मैप तैयार करें, और आज की बैठक में वही रोड मैप मंत्रियों की तरफ से सीएम के सामने रखा जाएगा। प्रेजेंटेशन के जरिए बताया जाएगा कि हर मंत्री अपने विभाग में अगले 100 दिनों तक किस तरीके से काम करने वाला है, क्या कुछ योजना उसके लिए तैयार की गई है, क्या एक्शन प्लान तैयार किया गया है। सभी बातों की जानकारी आज इस बैठक में मंत्रियों की तरफ से साझा की जाएगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ। लखनऊ से हमारे सहयोगी अनामिका इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं, जो कि इस बैठक पर नजर बनाए हुए हैं। सीधा उनके पास चलते हैं। अनामिका, क्या अपडेट, क्या जानकारी है? सबसे पहले ये बताइए बैठक के बारे में। और देखिए, हमें 100 दिनों की कार्य योजना, 100 दिनों का एजेंडा और 100 दिनों के लिए जनता के प्रति जवाबदेही, इन तीनों चीजों को अहम बिंदु मानकर आज ये जो प्रेजेंटेशन चल रहा है वो लोक भवन में है। मैं लोक भवन की ही उस हॉल में मौजूद हूँ जहाँ पे देख सकते हैं आप, ये तमाम आला अधिकारियों के जो स्टाफ है आपको वो दिखाई दे रहे होंगे। सामने जो लिफ्ट दिखाई दे रही है आपको, उसी लिफ्ट के रास्ते तमाम मंत्री अभी कुछ देर पहले आप ऊपर गए हुए हैं, पंचम तल पे गए हैं मुख्यमंत्री के कार्यालय में, और वहां पे प्रेजेंटेशन चल रहा है। हालांकि बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने लक्ष्य दिया था मंत्रियों को कि आप अपने 100 दिनों का एजेंडा तैयार करिए कि 100 दिनों के लिए आप काम क्या करेंगे, आपके विभाग की चुनौतियां क्या है, आपके विभाग में बेहतर काम किया कैसे जा सकता है। इसको लेके पहले आज तमाम विभागों के जो प्रमुख सचिव थे, अपर मुख्य सचिव थे, सभी ने 4:30 बजे के करीब मुख्य सचिव के दफ्तर में जाके, जो इसी बिल्डिंग में है, वहां जाके अपनी ओर से प्रेजेंटेशन दिया था। लेकिन 4:30 बजे के बाद ठीक 6:30 बजे तमाम मंत्रियों के यहां पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। सभी मंत्री पहुंच चुके हैं, ऊपर प्रेजेंटेशन चल रहा है मुख्यमंत्री के सामने। लेकिन प्रेजेंटेशन के बाद ये बात सामने आ पाएगी कि जिस तरीके से मंत्रियों को एजेंडा तय करने के लिए कहा गया था, उसमें मुख्यमंत्री की ओर से किन किन बिंदुओं पर सहमति की मुहर लगाई गई है, क्या टारगेट दिया जाता है, किसके विभाग में कितना फेरबदल होता है, क्योंकि विभाग अलग अलग है, उनकी चुनौतियां भी अलग अलग है। स्वास्थ्य है, शिक्षा है, पीडब्ल्यूडी है, इसके अलावा मत्स्य से लेकर के अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें पिछले दिनों क्या काम हुआ है अब तक का, आने वाले दिनों के लिए क्या करना चाहते हैं मंत्री, उनके विभाग में चुनौतियां क्या पेश आ रही हैं, जनता के लिए जो लोक संकल्प पत्र में वादा किया गया था उन वादों पर अमल करने के लिए प्रायोरिटी क्या है। यही मेरा सवाल भी है अनामिका, यही मेरा सवाल भी, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, कई मंत्रियों से आपकी बातचीत भी हो रही है। क्या संकल्प पत्र में जिन जिन बातों का जिक्र किया गया है, शुरुआती 100 दिनों में उन संकल्पों को पूरा करने की प्रतिबद्धता दिखाई जाएगी क्या? देखिए, प्रायोरिटी भी यही है। और देखिए तस्वीरों में आपकी कैसे जो माध्यमिक शिक्षा की मंत्री है गुलाब देवी, वो जा रही है, ठीक उनके पीछे देखिए जो विभाग की प्रमुख सचिव है वो जा रही है। तो तमाम आला अधिकारी भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। गुलाब देवी हालांकि पीछे रह गई थी, वो अब पहुंच रही हैं। तमाम मंत्री पहले से ही पहुंच चुके हैं, जिसका जिक्र किया आपने कि जो लोक संकल्प पत्र में वादे किए गए थे उसको लेकर जवाबदेही है सरकार की। लेकिन बगैर वक्त गवाए 100 दिनों का एजेंडा, यानी कि आपको वक्त वक्त पर यह याद रहे कि 3 महीने पर, 6 महीने पर, 1 साल तक आपने काम क्या किया है। और इसलिए शुरुआती सत्ता संभालने के साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि आप ये तय करिए कि 100 दिनों का लक्ष्य क्या होगा आपका, उस लक्ष्य को तय करने के लिए आपकी रणनीति क्या होगी, इसके लिए आगे काम कैसे करेंगे आप। तो मंत्रियों की ओर से अपने विभाग का प्रेजेंटेशन तैयार किया गया और वो प्रेजेंटेशन आज मुख्यमंत्री को दिखाया जा रहा है। इसके बाद मुख्यमंत्री भी अपनी ओर से उसमें कुछ चीजें ऐड ऑन करेंगे। उसके बाद उसका एक बाकायदा लिस्ट तैयार किया जाएगा कि किसके विभाग में कितने काम होने बाकी हैं, कौन से काम पेंडिंग पड़े हुए हैं, क्या प्रायोरिटी है सरकार के लिए लोक संकल्प पत्र के वादे को अमल में लाते हुए। तो इन सबको लेकर आज प्रेजेंटेशन चल रहा है। बेशक अभी कुछ वक्त लगेगा प्रेजेंटेशन में, बहुत सारे मंत्री ऐसे थे जितना भी वक्त लग रहा है, आप इस बैठक पर प्रेजेंटेशन पर नजर बनाए रखिएगा अनामिका। हम आपके पास आएंगे अपडेट के लिए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। बस्ती में मुंबई पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। सेल टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर को गिरफ्तार किया गया है। आशुतोष मिश्रा की गिरफ्तारी हुई है। मुंबई की इंटेलिजेंस टीम ने उसे गिरफ्तार किया है। मुंबई पुलिस ने कोर्ट में पेश भी किया। बस्ती के सेल टैक्स ऑफिस से गिरफ्तारी हुई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं बस्ती से, जहां पर सेल टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर को गिरफ्तार किया गया है। आशुतोष मिश्रा उनका नाम है। मुंबई की इंटेलिजेंस टीम ने गिरफ्तार किया। ये तस्वीरें भी हम आपको गिरफ्तारी के बाद की दिखा रहे हैं, और मुंबई पुलिस ने बाद में कोर्ट में पेश भी किया है। बस्ती के सेल टैक्स ऑफिस से ये गिरफ्तारी की गई। इंटेलिजेंस यूनिट की टीम आई हुई थी, वहाँ पर
फरवरी में कोई एक मुकदमा दर्ज हुआ था, उसके सिलसिले में वो जांच कर रहे थे। उन्होंने पूछताछ करी है 1-2 घंटे करीब। सेल-टैक्स कमिश्नर हैं यहाँ पर, असिस्टेंट कमिश्नर सेल-टैक्स मोबाइल चुनिंदा यूनिट में हैं वो, और पूछताछ के बाद उन्होंने उनकी अरेस्टिंग करी है। अरेस्टिंग करके ट्रांजिट रिमांड लेकर वो आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं। सर, एक बात और निकल के सामने आ रही है, इनके कोई साले हैं सौरभ मिश्रा, जो वहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, IPS के पद पे तैनात थे, और वो काफ़ी टाइम से फरार है। उनसे इनका लिंकअप हवाला से जोड़ के इसको देखा जा रहा है। इस संबंध में जानकारी की जा रही है कि क्या एक्चुअल में रीज़न थे और क्या कारण थे गिरफ्तारी के, और इस वक्त जब तक जानकारी पुष्ट नहीं हो जाती तब तक इस पर कुछ कहना ठीक नहीं रहेगा। अभी न्यायिक प्रक्रिया के तहत उनको गिरफ्तारी की गई है और अभी उनको गिरफ्तार करके CGM कोर्ट में पेश किया गया। एक और बड़ी खबर मुरादाबाद से है, जहां पर निजाम भारती के खिलाफ फतवा जारी हुआ है। RSS के कार्यक्रम में शामिल होने पर फतवा जारी किया गया है। मस्जिदों में दाखिल नहीं होने देने का फतवा जारी हुआ है। कस्बे से भगा देने के लिए फतवा जारी किया गया है। डॉक्टर निजाम भारती ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई है। फतवा जारी करने वाला इमरान वारसी गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। फतवा जारी किया गया है मुरादाबाद में निजाम भारती के खिलाफ। RSS के कार्यक्रम में शामिल होने पर यह फतवा जारी किया गया है। मस्जिदों में उनके दाखिल होने को लेकर फतवा जारी किया गया है, और साथ ही साथ फतवे में इस बात का जिक्र है कि उनको कस्बे से भगा दिया जाए, जिसके बाद डॉक्टर निजाम भारती ने पुलिस में इस बात की शिकायत दर्ज कराई और फतवा जारी करने वाले इमरान वारसी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। के महमूदपुर माफी गांव में एक व्यक्ति डॉक्टर निजाम है, जिन्होंने तहरीर दिया है, जिनके दिए गए तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया है। इसमें बताया गया कि एक व्यक्ति जो इमरान वारसी करके है, उसने एक फतवा इनके खिलाफ जारी किया है और उसी के आधार पर मुकदमा दर्ज करते हुए उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और इसकी प्रभावी पैरवी की जाएगी ताकि इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जा सके। सर, क्या एलिगेशन उसने इसमें दिया है कि पूरे कंप्लेंट में? देखिए, कंप्लेंट में डॉक्टर निजाम भारती ने बताया कि जो फतवा जारी किया उसमें इनको मस्जिदों में न जाने दिया जाए, इनको कस्बे से भगा दिया जाए, कुछ इस तरह के एलिगेशंस जो है वो फतवा में उन्होंने जारी किया, जिसके विरुद्ध जो है तत्काल मुकदमा दर्ज करते हुए इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और कठोर कार्रवाई की जाए। मेरे साथ गाँव के अंदर 1.5 साल से सट्टा खिलवा रहे हैं लड़कों को नए मोबाइल से। मैं फतवे की बात कर रहा हूँ, आपने एक फतवा जारी करा है ना? फतवा मैंने नहीं जारी। क्या नाम है आपका? इमरान वारसी। मैंने कोई फतवा जारी नहीं करा। कौन से थाने से आए हैं? बिना ठेठ से। मेरे पर फर्जी को लगाया गया। मैं तो सट्टेहारों के नाम मैंने लिख के डाले थे जी। जो मेरा लड़का कई लाख रुपए से बर्बाद हो चुका है, जबकि मैं जमीन में बेच चुका हूँ। अच्छा। मेरा और वही है जो उसमें सट्टे वाले का नाम लिखा, वो वही मेरे पास वही पर्चा है। अच्छा। बाकी और कोई। अच्छा, मुकदमा क्या लगाया आप पर? मुकदमा क्या लगाया गया है आप पर? मुकदमे में क्या लिखा गया है, कुछ पता है आपको? मुझे नहीं, कुछ नहीं पता आपको? वो मेरे घर के सामने से निकलना था उसको, तो मैंने उसमें मेरी फैमिली ने कुछ कि बारिश की, उसमें बारिश की, इसी को लेकर ये इमरान हाफिज जी ने जो है मेरे ऊपर फतवा जारी कर दिया और जान से मारने वालों को 1 लाख रुपए का इनाम से इस तरह से मस्जिदों में इसने ये पर्चे डाले सब, और ये उसमें वीडियो फुटेज में भी आया है, तो ये डालते हुए पकड़ा गया है। वो वीडियो मैंने आपको दी है, आपके व्हाट्सएप पे दी है वीडियो। दुकानों पे भी इनने रात के 5:02 पर पर्चे डाले थे, इसी टाइप का ये है। अब इसमें जो आगे है इसका भाई भी हो सकता है इरफान। उधर बरेली में लव जिहाद और धर्म परिवर्तन का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां आरोप है कि रफत खान नाम के एक बैंक कर्मी ने अपना धर्म छिपाकर एक लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर मंदिर में जाकर उसके साथ शादी की। लेकिन शादी के बाद जब पत्नी को पता चला कि उसका पति हिंदू नहीं बल्कि मुस्लिम है, तब उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। हिंदू संगठन के लोगों के साथ एसएसपी ऑफिस में शिकायत करने के लिए पहुंची युवती ने आरोप लगाया है कि रफत खान ने अंकित बनकर उसे अपने प्रेम जाल में फंसाया था, लेकिन जब उसका भंडा फूट गया तब वो उस पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने लगा। युवती ने एक और सनसनीखेज आरोप लगाया है कि युवक पहले से शादीशुदा था और उसने उससे अपनी शादी की बात छिपाई थी। थाना सुभाष नगर के अंतर्गत एक मामला संज्ञान में है। एक युवती के द्वारा ये बताया गया कि वो बैंक में काम करती है और उसका जो एक सहयोगी है, जो दोस्त है, वो भी बैंक में काम करता था
और उसने कहा है कि वो 1 साल से उसके साथ रहती थी और जो उनका प्रेम प्रसंग भी चल रहा था और इसमें उनके द्वारा शादी भी कर ली गई थी और दोनों ही बैंक में काम करते हैं। फिर ये बताया गया कि 1 साल के बाद जो युवक है उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव डालने लगा। इस पूरे प्रकरण में मेरे द्वारा इसमें मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश दिया गया है और इसमें जो भी साक्ष्य के आधार पर जो कार्रवाई होगी, उचित कार्रवाई होगी, वो की जाएगी। औरैया में समाजवादी पार्टी के नेता मखलू पांडे के घर आयकर विभाग ने छापेमारी की है। आय से अधिक संपत्ति और अवैध खनन को लेकर एसपी नेता मखलू पांडे और उसके करीबियों के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई। खनन कारोबारी मखलू पांडे निलंबित डीएम सुनील वर्मा का करीबी बताया जा रहा है, जिसे भ्रष्टाचार के आरोप में सस्पेंड किया गया। और सोनभद्र में डीजल से भरा एक टैंकर सड़क किनारे गड्ढे में पलट गया। इस हादसे के बाद टैंकर में भरा डीजल सड़क पर बहने लगा और आसपास के लोग और राहगीर डीजल लूटने में लग गए। टैंकर मुगलसराय डिपो से अनपरा की तरफ जा रहा था, तभी हादसा हुआ। घटना के दौरान टैंकर ड्राइवर बाल-बाल बच गया। और गोरखपुर हमले के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। कट्टरपंथी इस्लामिक फोरम से जुड़ा था मुर्तजा। 2012 से कट्टरपंथियों के संपर्क में था मुर्तजा। इंटरनेशनल सिम का किया करता था इस्तेमाल। सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए उसने ये सिम खरीदा था। बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं कि बड़ा अपडेट आया है। गोरखपुर हमले के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है कि कट्टरपंथी इस्लामिक फोरम से जुड़ा था मुर्तजा। 2012 से कट्टरपंथियों के संपर्क में था। इंटरनेशनल सिम का वो इस्तेमाल किया करता था। सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए उसने ये सिम खरीदा था। गोरखपुर से हमारे सहयोगी रामगोपाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामगोपाल, क्या जानकारी इस बड़े खुलासे से जुड़ी हुई? बिल्कुल, ये अभी तक ये जो कहा जा रहा था कि ये मानसिक रूप से विक्षिप्त था, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये पूरी तरीके से जो है सेल्फ रेडिकलस था और उनसे जुड़ा हुआ था। मैं न्यूज 18 पे अभी इसकी परत दर परत खोलने जा रहा हूं। सबसे पहले ये जो है मुंबई में क्लास 3 से क्लास 12 तक पढ़ाई करता है और मुंबई में रहता है। 2010 में ये IIT मुंबई में जो है एडमिशन लेता है और उसके बाद 2011-12 यानी कि जब ये द्वितीय साल में पहुंचता है तो उसी दौरान ये वहां पे जो वैश्विक घटनाएं होती हैं उसकी तरफ इसका मूड घूम जाता है। और ये 2011-12 के दौरान से ही सीरिया ब्लास्ट के जो वीडियोस होते थे उसको ये देखना शुरू करता है और इसकी आदत में फिर पोर्नोग्राफी भी देखने को ये वहीं से देखना शुरू करता है। 2013 में ये इसका पासपोर्ट बनता है। 2015 में ये अपने पिता के साथ सऊदी अरब जाता है उम्रा करने। 2015 और 16 के दौरान ही ये जो है गुजरात में एक कंपनी में काम करता है 1 साल और उसके बाद इसी बीच इसकी तबीयत खराब होने लगती है और ये नौकरी छोड़ के चला आता है। 2017 में ये सेल्फ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग शुरू करता है और इसी दौरान इसके मन में ये थॉट आता है कि वह जो कर रहा है वो जैसे उसे जन्नत महसूस होने लगी है और अल्लाह उसके कामों से खफा हो रहे हैं। तो जन्नत और अल्लाह की बात ये 2017 में इसके दिमाग में आने लगी थी। और एक बात और जो इसने पूछताछ में कबूल की है वो कि इसने अपने आप को होमोसेक्सुअल तक बताया है। तो ये इस तरीके की बातें हैं। जो सबसे बड़ी बात है इसने जो कबूल किया है, इसने जो वो है अनवर अल अलाकी, ये यमन अमेरिकी इमाम है। ये जो है मुर्तजा इसको अपना मुख्य प्रेरक मानता था। अनवर अल अलाकी को अपना मुख्य प्रेरक मानता था और उसी के बताए हुए रास्ते पे ये चल रहा था। इसने जो है ये $29 से इसने एक इंटरनेशनल सिम खरीदा था और उसी सिम से इसने फेसबुक और सोशल साइट पे साइट बना रखी थी और ये तभी से उनके संपर्क में आया था और वहाँ पे लोगों से ये पूछताछ करता था। अपने पढ़ाई के दौरान ही ये जो है सीरिया अरब क्रांति जैसे जो वीडियोज होते थे, अरब क्रांति के वीडियो हो या सीरिया के वीडियो हो, ये उस दौरान देखा करता था। और सबसे बड़ी बात, ये अपने पढ़ाई के दौरान ही नेपाली खातों में जो पैसे इसके बचते थे वो उसको ट्रांसफर करता था और सीरिया के लोगों को मदद के लिए भेजता था।
2017-18 के बाद से सीरिया के कुछ लोग इसके संपर्क में आए थे और 2020 के दौरान जो अभी तक सामने आया है कि इसने नेपाली खातों में कुछ पैसे ट्रांसफर किए हैं, उसकी रकम करीब 8 लाख रुपए के करीब ये बैठती है। नेपाल के रास्ते से ये पैसा वहां भेजा करता था। और एक बात और अभी तक जो सामने आ रही है वो ये है कि ये जो इस्लामिक साइट्स थे उस पर सवाल जवाब भी किया करता था और उस पर ये पूछता था कि क्या जो है इसको ये महसूस होता था कि जो इस्लाम है वो खतरे में है। पढ़ाई के दौरान 2010 से 2015 के बीच जब ये IIT मुंबई में था तो अगर उस दौरान कोई आतंकी पकड़ा जाता था या इस तरीके की कोई घटनाएं होती थी तो इसको बुरा लगता था। इसने अपनी बात में कबूल किया है। ये बड़ा खुलासा किया है आपने रामगोपाल, बड़ी जानकारी न्यूज 18 के दर्शकों के साथ आपने साझा की है। आप बने रहे हमारे साथ। गोरखपुर हमला केस में बड़ा खुलासा हुआ है, हमलावर मुर्तजा पर बड़ा खुलासा हुआ है। ये बड़ा खुलासा है कि कट्टरपंथी इस्लामिक फोरम से जुड़ा हुआ था मुर्तजा। 2012 से कट्टरपंथियों के संपर्क में था। जब वो IIT मुंबई में पढ़ाई कर रहा था उसी दौरान से वो संपर्क में आया था। इंटरनेशनल सिम का इस्तेमाल किया करता था सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द होगी वापसी। पुलिस कर्मियों पर हमला करने का आरोप। गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में लगे सिपाहियों पर हमले के मामले में यूपी STF ने शुरू की जांच। गोरखपुर मामले को लेकर गृह विभाग की बैठक, ACS होम अवरीश अवस्थी ने बैठक ली। पुलिस के आला अधिकारी भी रहे मौजूद। मामले में आरोपी अहमद मुर्तजा के पिता ने न्यूज 18 से की बात। मुर्तजा को मानसिक रूप से बीमार बताया। गोरखपुर में मंदिर में हुए हमले को लेकर बोले गोरखपुर SSP, मामले में CCTV फुटेज समेत तमाम एंगल से की जा रही है जांच। परिजनों का भी लिया बयान। गोरखपुर में सुरक्षा कर्मियों पर वार करने वाले की जांच में जुटी पुलिस। आरोपी के पास से हवाई टिकट, लैपटॉप बरामद। गोरखनाथ मंदिर में युवक के हमले के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। मंदिर परिसर में प्रवेश करने वाले हर शख्स की जांच की जा रही है। औरैया के DM सुनील वर्मा सस्पेंड। जिलाधिकारी पर काम में लापरवाही, भ्रष्टाचार का भी आरोप। औरैया के DM के खिलाफ मिली थी शिकायत के बाद हुई बड़ी कार्रवाई, विजिलेंस जांच का भी आदेश। अब तक यूपी में 3 बड़े अधिकारियों पर एक्शन। गाजियाबाद SSP पर भी गिर चुकी है गाज। भ्रष्टाचार के आरोप में सोनभद्र के DM भी हो चुके हैं निलंबित। सूत्रों के हवाले से खबर, कई और अधिकारियों पर कार्रवाई तय। बरेली के भोजीपुरा से समाजवादी पार्टी के विधायक शहजील इस्लाम के खिलाफ केस दर्ज। CM योगी को लेकर दिए विवादित बयान पर FIR। प्रतापगढ़ की घटना पर CM योगी ने लिया संज्ञान। लालगंज के SDM ज्ञानेंद्र विक्रम को सस्पेंड करने का आदेश दिया। SDM पर तहसील कर्मी सुनील शर्मा की हत्या करने का आरोप। प्रतापगढ़ में तहसील कर्मी सुनील की मौत मामले में बड़ा अपडेट। हत्या से आक्रोशित तहसील कर्मियों ने तहसीलों में तालाबंदी की, कामकाज ठप कर धरने पर बैठे। दिल्ली दौरे पर डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से की मुलाकात। कहा पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से नई पारी के लिए मार्गदर्शन लिया। थोड़ी देर में दिल्ली पहुंचेंगे उत्तराखंड के CM पुष्कर धामी। केंद्रीय नेताओं से करेंगे मुलाकात। अनुराग ठाकुर ने लॉन्च किया सूचना एवं प्रसारण ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल। अलग अलग विभागों के चक्कर लगाने से मुक्ति, एक ही जगह पर मिलेगी सारी जानकारी। केंद्रीय मंत्री बोले मीडिया क्षेत्र में बढ़ेगी ताकत। यूपी में आज से स्कूल चलो अभियान की हुई शुरुआत। श्रावस्ती से CM योगी ने किया अभियान का आगाज। 30 अप्रैल तक चलेगा स्कूल चलो अभियान। 2 करोड़ नए छात्रों के नामांकन का है लक्ष्य। इस मौके पर बोले CM योगी, बेसिक शिक्षा पर ध्यान देना बहुत जरूरी। देश के हर बच्चे को करना होगा शिक्षित। शिक्षा ही जीवन में परिवर्तन लाती है। श्रावस्ती में बोले CM योगी, पिछले 2 सालों में सदी की सबसे बड़ी बीमारी को देखा। भारत का कोरोना प्रबंधन पूरी दुनिया ने सराहा। श्रावस्ती में CM योगी ने बच्चों को खिलाया खाना। मिड डे मील के तहत किया गया था आयोजन। लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर आज से शुरू हुआ जनता दरबार। फरियादियों की शिकायत सुन रहे राज्य मंत्री अजीत पाल। कल से CM योगी भी सुनेंगे समस्याएं। शिवपाल यादव को लेकर बीजेपी का प्लान। शिवपाल को डिप्टी स्पीकर बना सकती है बीजेपी। कुछ दिन पहले CM योगी से मिलने पहुंचे थे शिवपाल। जल्द अयोध्या जाएंगे शिवपाल यादव। राम दरबार की फोटो ट्वीट की। लिखा, भगवान राम का चरित्र, परिवार, संस्कार और राष्ट्र निर्माण की सर्वोत्तम पाठशाला।
गाजियाबाद में हुए 51 कुंडीय महायज्ञ में दिल्ली के रहने वाले मुस्लिम युवक ने अपनाया हिंदू धर्म, आमिर से नाम बदलकर अभय रखा, जय श्री राम के नारे भी लगाए। लूट का खुलासा करने वाली बुलंदशहर पुलिस को 1 लाख रुपए का इनाम, एसीएस होम अवनीश अवस्थी ने दिया इनाम, बैंक लूट का जल्द खुलासा करने पर तारीफ की। बुलंदशहर में पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, कब्जे से लूट के लाखों रुपए बरामद, खुलासा करने वाली टीम को 50,000 रुपए का इनाम। फतेहपुर में 3 तलाक के 2 अलग अलग मामले आए सामने, पीड़ित महिलाओं का आरोप, दहेज के लालच में पति ने दिया तलाक। और अब बात करते हैं एक अच्छी खबर की। देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए टीवीएस और जियोबीपी ने बड़ा कदम बढ़ाया है। दोनों कंपनियां मिलकर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाएंगी। जियोबीपी और टीवीएस मोटर कंपनी के बीच देश में इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर और 3 व्हीलर वाहनों की चार्जिंग के लिए एक मजबूत बुनियादी ढांचा बनाने की संभावनाओं का पता लगाने पर सहमति बनी है। ये जियोबीपी के नेटवर्क पर आधारित होगा। ग्राहकों को व्यापक और विश्वसनीय चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराने के लिए एसी चार्जिंग नेटवर्क के साथ साथ डीसी फास्ट चार्जिंग नेटवर्क भी मुहैया करवाया जाए। तो एक बड़ा कदम उठाया गया है, एक अच्छी खबर। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने की दिशा में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए टीवीएस और जियोबीपी ने बड़ा कदम बढ़ाया है। दोनों कंपनियां मिलकर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाने वाली हैं। जियोबीपी और टीवीएस मोटर कंपनी के बीच देश में इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर और 3 व्हीलर वाहनों की चार्जिंग के लिए एक मजबूत बुनियादी ढांचा बनाने की संभावनाओं पर पता लगाने पर सहमति बनी है। ये जियोबीपी के नेटवर्क पर ही आधारित होगा, ये जानकारी भी सामने आई है। ग्राहकों को व्यापक और विश्वसनीय चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराने के लिए एसी चार्जिंग नेटवर्क के साथ साथ डीसी फास्ट चार्जिंग नेटवर्क भी बनाया जाएगा। यहां रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।